तो एक तो होता है बीएफ यानी बेस्ट फ्रेंड, एक होता है बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। सियासत में ये फॉरएवर और बेस्ट फ्रेंड जैसा कुछ होता नहीं है। कहते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, पर सियासत में ये फ्रेंड जरूरी नहीं, मजबूरी होता है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस मरुधरा की उपचुनावों वाली 7 सीटों पर लड़ना चाहती है, अकेले लड़ना चाहती है, बशर्ते आला कमान कुछ और न सोच रहा हो। इसी के साथ मुकाबला रोचक हो गया है। जाहिर है बीएपी और आरएलपी नेशनल पार्टियां तो है नहीं, और विस्तार किसे नहीं चाहिए, वो तो झुकते नहीं। हां, कांग्रेस झुक सकती थी जैसा लोकसभा में था, पर कोई सिकुड़ना क्यों चाहेगा, बशर्ते आला कमान ने कुछ और ना सोचा हो। डोटासरा कहते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरी ओर से आरएलपी से आई थी, कोई बात नहीं आई किसी और से, लेकिन आरएलपी से आई थी, आप सुन नहीं पाए। बीएपी तो चाहती ही होगी कि आप लोकसभा टाइप आउट रहो, पर इन सबसे बीजेपी तमाम अपने सपनों के आड़े आते अपनों के बीच खुश तो बहुत होगी। आज चर्चा इसी पर करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष देव जोशी जी जुड़ रहे हैं, अर्जुन मेहर बीएपी प्रवक्ता हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और गेस्ट हैं जो थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत मनीष देव जोशी जी आपसे करना चाहता हूं। मनीष जी, देखिए, जानकार जानते थे कि शुरू से ही राम मिलाई जोड़ी है आरएलपी, बीएपी और आप लोग। मसला यह है कि यह बड़ा देर से नहीं समझ में आया कि प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन ना हो और हम 7 सीटों पर अकेला लड़े। मनीष जी। सर, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, थोड़ा सा क्लियर। मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, बताएं। जी मनीष जी, मैंने कहा ये तो शुरुआत से ही जानकार जानते थे कि राम मिलाई जोड़ी है बीएपी, आरएलपी और आपकी, कोई मेल नहीं था जी। पर प्रदेश कांग्रेस को यह समझने में थोड़ी देर नहीं हो गई कि गठबंधन नहीं करना है। राजनीति समय काल परिस्थितियों वश तय की जाती है। तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो निर्णय लिया और जो उस समय की परिस्थितियां थी, उसके अनुसार जो प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को जो बेटर लगा उस समय के अनुसार, क्योंकि विपक्ष में रहकर हम जितनी बेहतर भूमिका निभा सकते थे उतनी हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी कर रहे हैं। और इसके लिए राष्ट्र विरोधी जो अपने आप को राष्ट्र के भक्त मानते हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। नहीं तो तत्कालीन स्थितियों में और वर्तमान स्थितियों में बदला क्या? तब भी सेंटर में बीजेपी थी और स्टेट में बीजेपी, और अभी भी सेंटर में बीजेपी है, इधर भी बीजेपी। हम सेंटर में किसी भी कीमत पर भाजपा को रोकना चाहते थे। हाँ, अब आप सेंटर में बीजेपी को कमजोर नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है। नहीं, क्या बदला, मैं यही तो पूछ रहा हूं। इस चुनाव से सेंट्रल की किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। साख पर तो पड़ेगा, साख पर तो पड़ेगा जी, साख पर तो पड़ेगा विधानसभा में। बिल्कुल, इन उपचुनावों में आप क्या इनको हल्का चुनाव समझ रहे हैं? सेंटर की राजनीति में किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। अरे भाई, बीजेपी एक ही व्यक्ति के चेहरे पर तो चुनाव लड़ती है, अल्टीमेटली उसकी भी बातें यहाँ पर होगी, तो साख तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि साख नहीं रहेगी। इतना ही मेरे साथी बैठे हुए, भाजपा के सम्मानित साथी बैठे हुए, मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर क्यों चुनाव नहीं लड़ते? आप लड़िए नहीं इन मुद्दों पर चुनाव। आज का युवा बेरोजगार नहीं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आप अकेले इस देश के वोटर्स के माइंडसेट को इन इश्यूज के आसपास नहीं ला पा रहे, तो आपको साथियों की जरूरत थी। अब आप कह रहे हो हमें साथी नहीं चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, और कई बार जब अकेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वहां से चुनाव लड़ते थे, तब भी हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने उनको केंद्र में उनको मंत्रिमंडल के पद से सुशोभित किया था। परिस्थितियां ये थी कि उस समय भी विपक्ष को भी हमने सम्मान दिया था। आज की परिस्थितियां ये नहीं है। आज की परिस्थिति नहीं, लेकिन कांग्रेस के इतिहास की आपने बात की मनीष भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास का ही तो नतीजा है कि इतनी सारी रीजनल पार्टियां बनी, और कांग्रेस के इतिहास का ही तो नतीजा है कि जो रीजनल पार्टियां अपना विस्तार देख पा रही हैं।
पूरे 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 प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी हाँ। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं, नहीं हुई इस बात से हम नकार नहीं सकते। हाँ। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड फाइनल है कि आज की वर्तमान स्थितियों में किसी भी दल से और किसी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जा रहा है। लेकिन मनीष भाई इसमें कंफ्यूजन है। अंतिम निर्णय मनीष भाई इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि डोटासरा खुद कह रहे हैं, लेकिन अगर आला कमान कुछ और सोच लेता है तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो आप तो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। आला कमान का निर्णय सिरोधार्य नहीं, आईएनसी में मैं वही तो कह रहा हूं ना, आईएनसी का मतलब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए ना, इंडियन नेशनल कंफ्यूजन थोड़ा ना होना चाहिए। पर नहीं, कंफ्यूजन आप फिर इसको गलत परिभाषित कर रहे हैं। हाँ ठीक है। आप मेरे मुंह में जबान डाल नहीं, मैं ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता हूं। एक्चुअली कदम आपने ऐसा उठा दिया कि सवाल थोड़े गंभीर हो गए। लेकिन ठीक है। अर्जुन मेहर जी स्वागत है आपका। बीएपी प्रवक्ता है राजेश बुनकर जी, आरएलपी प्रवक्ता, और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन भाई मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको। एकाएक एक बहुत टफ फाइट जो दूसरे आपको देने वाले थे, आपको लगने लगा है कि यार ऐसे ही करो, हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी को पहले ही टाटा बॉय के बाय बाय कर दिया था हनुमान बेनीवाल जी ने और बीएपी पार्टी के राजकुमार जी रोहत ने। कैसे कर दिया था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें उन्होंने कह दिया था कि हमें कांग्रेस का असर नहीं चाहिए, कांग्रेस कंधे ढूंढती है, कांग्रेस अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती है, बिना सहारे के राजस्थान में कांग्रेस का अस्तित्व बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी ये केन प्रकार। नहीं चेतन भाई, उसके बाद वाला बयान आपने नहीं सुना। उसके बाद वाला बयान आपको सुनना चाहिए था, जब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि हमें ये 2 सीटें चाहिए, अगर ये दे देंगे तो हम गठबंधन पर विचार करेंगे। स्वप्निल जी यही तो बात, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जो कांग्रेस पहले एक समय था, हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक बात कही थी, कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी है। इंडी गठबंधन के दल ने आम आदमी पार्टी के भगवत मान ने कहा था पंजाब चुनाव में एक थी कांग्रेस। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कांग्रेस थी। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति यही हो गई है वर्तमान में कि अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। हरियाणा में भी इन्होंने यही प्रयास किया था, किसानों का कंधा देखा, खिलाड़ियों का कंधा देखा, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनको आईना दिखाया। नहीं, कंधा देखा क्या होता है? कंधा देखा क्या होता है? नहीं चेतन भाई, प्रॉब्लम क्या है कि क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? कि कंधा देखा क्या होता है? क्या पहलवानों ने आंदोलन नहीं किया था? क्या वो मुद्दे नहीं थे? वो मुद्दे तो आज भी हैं। स्वप्निल जी मेरे को बोलने दीजिए। राजस्थान के चुनाव के अंदर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खींचतर में 3रे नंबर पे रही थी और मत मिले थे केवल 27,000। 84 में 3रे नंबर पर रही थी, मत मिले थे केवल मात्र 28,000। इसीलिए कांग्रेस को सहारा चाहिए था अन्य दलों का, कि बिना अन्य दलों के तो हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे राजस्थान में। लेकिन अन्य दल ये समझते थे कि कांग्रेस हमारे को इस्तेमाल अरे भाई एक बात बताइए चेतन भाई, आप लोग कांग्रेस की एक लीडर खींचतर में, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप लोग कांग्रेस की एक लीडर को इलाके में ले आते हैं, बल्कि ये आरएलपी के प्रभुत्व वाले इलाके की बात नहीं है। अगर हम राजकुमार रोहत के प्रभुत्व वाले इलाके की भी बात करें तो आप एक बड़ा लीडर लेकर आते हैं, क्या मिला आपको? कुछ तो हासिल नहीं हुआ। दोनों ही पिटे, आपके दोनों मोहरे पिटे और बुरी तरह से पिटे। भाई इन्हीं राजकुमार रोहत से आपके महेंद्रजीत सिंह मालविया पिटे बुरी तरह से चुनावी मैदान में, और ज्योति मिर्धा का क्या हुआ वो तो वैसे ही जगविदित है। चेतन भाई, हाँ मैं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है, हम सिंगल लड़ेंगे, पहले दिन से करे थे, आज भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत संगठन है। दूसरी बात, हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं धरातल पर लेके गए जनता को। चेतन भाई मेरा एक डर साफ कर दें, मेरा एक डर साफ कर दें, कोई सहारा नहीं ढूंढ रहे। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरा एक डर साफ कर दें। मेरा सिर्फ एक डर है छोटा सा, वो साफ कर दें। 84 में आपने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया? कहीं कल को आप 84 में बीएपी प्रत्याशी को बाहर से वैसे ही समर्थन तो नहीं दे देंगे जैसा कांग्रेस दे चुकी है? 84 में पार्टी निर्णय लेगी, समय आने पर निर्णय लेगी और हमेशा लेती है। ठीक है, इसमें कहीं देरी नहीं है। हमने 6 टिकट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस ने एक भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। टिकट डिक्लेयर नहीं करेगी, ठीक है, करेगी वो भी।
हमने पहले किए हैं, ठीक जो है। हमारे अंदर मजबूती है, हमें संगठन मजबूत है, हमारे लोग कार्यकर्ता मजबूत, हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है चेतन भाई, चौरासी का भी हम कर देंगे। मैं बीएपी को भी अब इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। अर्जुन भाई आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इंटरेस्टिंगली पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब बीएपी ने कहा था कि नहीं नहीं, आप समर्थन दो हमें, हम आपसे अपील करते हैं, हमें बीजेपी को रोकना है। तो उसका कुछ लौटाया तो नहीं आप लोगों ने, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार प्रत्याशी पहले उतार दिए। देखिए, पहली बात तो हमने कोई गठबंधन नहीं किया था। हाँ यहाँ आपको मतलब हमें हर जगह बोलना पड़ रहा है, पत्रकारों को समझना चाहिए। नहीं, पर मैंने ये कहा ही उन्हें नहीं अर्जुन सवाल ही भाई, नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा ही नहीं, उनको ये सवाल ही नहीं मैंने ये कहा ही नहीं कि आपने गठबंधन किया था। मैंने तो ये कहा कि राजकुमार रोज जी ने ये कहा था कि कांग्रेस हमें समर्थन दे दे क्योंकि हम लोगों का मकसद एक है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वापस लिया था। अर्जुन मेहर जी, जो अंतिम रात, जिसको छठी की रात बोलते हैं एक तरीके से, जो लिस्ट आनी थी, उससे एक दिन पहले जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, उससे एक दिन पहले हमने सिंगल ट्वीट किया हाँ। राजकुमार रोज जी ने कि समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि हाँ। चर्चाएं तो इनकी तरफ से चली, हमने कहीं मांगा नहीं कि हमें समर्थन दीजिए। ये लोग कंफ्यूजन हो रहे थे कि समर्थन दे या ना दे, दे या ना दे, दे या ना दे। तो अंत में हमने यही तो कहा, दे दीजिए, अगर इतना ही कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों है। इन्होंने हमारा समर्थन दिया। अब हमने एक बार भी नहीं कहा कि हम इनसे गठबंधन करना चाहते हैं या हम इनका समर्थन चाहते हैं। हम तो बहुत मजबूत हैं, सबसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन कोई थैंक यू नहीं, कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं अर्जुन भाई, कोई थैंक यू नहीं, कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं। रिटर्न गिफ्ट तो तब देना जो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस यही जो चाहती है ना कि बीजेपी के रास्ते बंद होने चाहिए। तो अगर दक्षिणी राजस्थान में सलूम्बर और 84 पर बीजेपी का रास्ता कोई रोक सकता है तो भारत आदिवासी पार्टी। इसके अलावा कोई कांग्रेसी आ जाए या कोई और दूसरा दल आ जाए, वो बीजेपी का रास्ता नहीं रोक सकता। सलूम्बर में जितेश कटारा मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर थे जब हारे थे। देखिए जितेश कटारा तीसरे नंबर पे थे, लेकिन तीसरे नंबर पे आप ये देखिए कितने मत लेके आए थे, 56,000 मत लेके आए थे। दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे कांग्रेस के हमारे रघुवीर जी मीणा थे। तो ऑब्वियसली वो जितेश कटारा से ज्यादा ही वोट लाए होंगे ना। उनसे 6,000 वोट मात्र ज्यादा लेके आए थे। आप सोचिए, एक पार्टी संख्या होती है जितेश भाई। 3 महीने पहले लॉन्च होती है और 3 महीने पहले जो पार्टी लॉन्च हुई और उसका उम्मीदवार जो नया उम्मीदवार है, बिल्कुल नौजवान है, 25 साल का युवा है, वो 25 साल का युवा बिना संसाधनों के 56,000 वोट लेके आता है अपनी विचारधारा के दम पर। तो सोचिए, जब अब हमारे 3 विधायक हैं, एक सांसद हैं, और जब हमारे लोग सभी आसपास के क्षेत्रों के लोग सभी कार्यकर्ता फ्री हैं, ऐसी स्थिति में सलूम्बर के अंदर केवल हम ही लोग हैं जो बीजेपी का रास्ता रोक सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। ठीक है। और 84 के अंदर तो ये हालत है आज की तारीख में कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, जो बार बार हारते जा रहे हैं उन्हीं पे। ठीक है अर्जुन भाई, मैं आऊंगा आपके पास। अब राजेश बुनकर जी को भी मैं डिबेट में लेना चाह रहा हूं। बुनकर साहब, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमें कम से कम 2 सीटें मिल गई तो हम गठबंधन पर विचार करेंगे। डोटासरा जी ने कह दिया हमें नहीं करना। हनुमान बेनीवाल का तो सपना था ना पार्टी को राजस्थान में स्ट्रांग करने का, मिल गया उन्हें मौका, कर ले स्ट्रांग। अब उतार दे हर जगह, जितनी जगह उतारना चाहते हैं। कितनी जगह उतरेंगे आप लोग? सर हर जगह हमारा कार्यकर्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, पूरे राजस्थान में कार्य करते हैं। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, राजस्थान में हम ऐसा नहीं है कि जैसे अब बीएपी वाले जो साथी बोल रहे हैं ना, ये संघर्ष के बलबूते हैं इनकी। तो जैसे कहते हैं ना कि इनके पास तो ऐसे संसाधन है, जो आर्थिक जो स्थितियां हैं इनकी, चाहे वो मतलब गाड़ी घोड़े हो, चाहे वो पैसा टका हो, हम तो संघर्ष के बलबूते। हम जब कभी संघर्ष करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एक रोटी खुद के लिए लेकर के आना। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि बीएपी संघर्ष नहीं कर रही है? बीएपी भी तो संघर्ष कर रही है ना। तो सर संघर्ष कर रहे हैं हम, और संघर्ष के बलबूते ही चुनाव लड़ेंगे। तो 7 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी? जैसे बिल्कुल सर, 7 सीटों पर उतारेंगे। पिछली बार हमारा अलायंस था आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में, और चंद्रशेखर आजाद जी और हनुमान बेनीवाल जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर 1 सीट आई। सर सीट का सर आप कहते हैं सर, ऐसा आप ये भी तो देखिए सर, हमारी वोट प्रतिशतता, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसा थोड़ी है कि हम 0 पर रहे हैं सर।
नहीं, दूसरा चुनाव, पर एक सर, बात सोचिए, दूसरा- आप एक बात सोचिए, जब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि हमें 2 सीटें मिल जाती है तो हम गठबंधन कर लेंगे, इसका मतलब है कि सर, 2 सीटों पर आप अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे थे, 5 पर नहीं। सर पिछली बार भी हमने, जैसे अगर सलूम्बर की बात करूं तो सलूम्बर पे हमने कोई, हमारा ना तो कोई प्रत्याशी था। आप देखिए खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी चुनाव लड़े थे। इसके अलावा हमारे जैसे जो देवली उनियारा है, वहां पर विक्रम सिंह जी चुनाव लड़े थे, वो भी 19,773 करीब वोट लेकर के आए थे। और बाकी जो सीट थी, वो सीट हमारी जैसे एएसपी में रही है, 2 सीटों पर तो हम चुनाव ही नहीं लड़े। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तो सारे चाहते हैं कि चुनाव लड़े। ये हमारी जो कोर कमेटी है वो भी डिसाइड करती है ठीक कौन है। कहां से चुनाव लड़े, कोई ठीक है। योग्य उम्मीदवार हो ठीक और है। हमारी वोट जो प्रतिशतता वो बढ़े। ठीक है। बस हमारा हम हाँ ठीक है राजेश भाई, मैं श्याम सुंदर जी आपके पास आ रहा हूं, मामला इंटरेस्टिंग हो गया। विश्वास मानिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं था शाम से पहले जितना अब इंटरेस्टिंग हो गया। अब देखिए, मैं तो आज चेतन जी को सुन रहा था, बड़े हमारी केडर बेस्ड पार्टी है। हाँ। जो बगावत करने वाला है उसको टिकट दे रहे हो आप, और केडर बेस्ड पार्टी है। आपका कार्यकर्ता तो दबा रहा है, आप कार्यकर्ता को तो मानना ही नहीं चाहते। जीत के लिए आपने बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया, आपने भाई को टिकट दिया। आपका खुद का कार्यकर्ता कितना है, वो किस स्थिति में है? तो इसलिए चेतन जी, आप अब केडर बेस वाली पार्टी को तो गुणगान करना बंद कर दो। आप जैसे केडर बेस पार्टी की टिकट नहीं मिलेगा, टिकट तो बाहर वाले को टिकट मिलेगा जो जीता सकता है। आपकी पार्टी को जीत जरूरी है, केडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। अब तो जीत पहले है, इसलिए आप चार्टर्ड प्लेन से लेके आते हो नाराज व्यक्ति को, और आप चार्टर्ड प्लेन से उसको भेजते हो, और चार्टर्ड प्लेन में आते हुए दिखाते हो और जाते हुए दिखाते हो कि भाई भ्रम मत रहना, मैं आ रहा हूँ, मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं सब कुछ कर दूंगा। और 2 व्यक्तियों को अभी आप 2 मंत्रियों को आपने भेज रखा है बबलू चौधरी को मनाने के लिए, अविनाश गहलोत को और सुमित गोदारा को, दोनों मंत्री गए हैं। अब कितना मना पाएंगे, कब ले पाएंगे मुझे नहीं पता। अभी देखिएगा कि आहूजा को मनाने के लिए आपने किसी को भेजा नहीं है, तो आहूजा तो कैसे मानेगा, वो तो आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन विजय फैसला पे चढ़ जाए, टावर पे चढ़ जाए, ये क्या पता। और विजय फैसला आपका तो पहले कभी था ही नहीं, आपने तो चुनाव से पहले उसको लिया था, और अब उसको वही आपको आंख दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप जिस प्रकार की बात कर रहे हो कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी थी और बहुत कुछ था, अब मत करा करो कैडर बेस्ड पार्टी के बाद। आप तो कहो कि जीत सकते हैं कैसे, इसलिए समलुम्बर में ही आपको बगावत मिल गई थी। तो आपकी खुद की सीट है, इसलिए आपने सबसे पहले उसको संतुष्ट करने का काम किया। अब क्या संतुष्टि की होगी आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी और दोनों की हंसते हुए मैंने भी तस्वीर देखी थी। अब देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है, अभी कांग्रेस तो देखिएगा कि अभी कह रहे, मैं सुन रहा था मनीष जी को, मनीष जी को पता ही नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा के पास पावर ही नहीं है समझौता करने का। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं समझौता करने लायक हूँ? वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत नहीं की, वो हमसे आपसे बातचीत करेगा क्यों? हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो न्योता दिया था। बात श्याम जी, प्रॉब्लम देखिए, बात क्या है कि न्योता दिया था हनुमान बेनीवाल ने कि हमें मतलब बातचीत शुरुआत करने की कोशिश की थी कि हमें ये 2 सीट दे दो तो हम गठबंधन कर लेते हैं। तो स्वप्निल जी, उनके पास अधिकार नहीं है ना सीट देने का और लेने का। लेने देने का अधिकार तो दिल्ली के पास मौजूद है। उन्होंने तो आज पैनल बना, आज सचिन पायलट क्यों नहीं आए? अशोक गहलोत भी नहीं आए। फैसला तो सचिन पायलट को करना है, एक फैसला जितेंद्र को करना है, और उनके परिवार के बाहर ये नहीं जाएंगे। जब भाजपा ही परिवार के बाहर नहीं जा सकी तो ये कैसे जाएंगे? इसलिए आप आरोप आज ये बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे थे परिवारवाद, ये कह रहे थे कि हमारे, अब आप देखिए परिवार कौन कौन है। हरीश मीणा का परिवार तय करेगा किसको टिकट दिया जाना है। आप देखिए विजेंद्र ओला का परिवार तय करेगा किसको किया जाना है, या और मुरारी लाल मीणा तय करेंगे कि मेरी वाइफ को टिकट मत दो। नहीं, आप देखिए, वो उन्होंने एक नया सप्पुका छोड़ा है मुरारी मीणा ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ से ब्राह्मण उतारो। क्योंकि नरेश मीणा किधर से चुनाव लड़ेगा? नरेश मीणा निश्चित रूप से प्रहलाद गुंजल का आदमी है, या करुणीलाल मीणा का पुराना चेला है, तुम चेतन जी भी जानते हैं। तो इसलिए देखिए, वो कहाँ निर्णय करेगा अभी पता नहीं। लेकिन मुरारी लाल मीणा ने सीधे तौर पर कहा है कि महेश शर्मा जो देखिए विप्र बोर्ड के अध्यक्ष रहे, क्या उनको चुनाव में उतारा जा सकता है? सचिन पायलट का खास है क्योंकि संगठन महामंत्री रहे। तो ऐसी स्थिति में मनीष जी, जो आप कह रहे थे कि हमारे फैसला कर लिया, गोविंद सिंह डोटासरा को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने आज कोर कमेटी की बैठक के बाद यही कहा
कि फैसला तो दिल्ली से होना है। मैं तो समझौता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब जगह चुनाव लड़ूंगा। हाँ। भाई आपके पास अधिकार ही नहीं है, आप कहने का अधिकार तो हो ही नहीं। केवल आप ये कहने की स्थिति में थे कि भाई समझौता अभी तक नहीं हुआ है, हाँ। इसलिए हमने 7 जगह के पैनल तैयार करके भेजे। ये तो आपको अधिकृत है कि हाँ, आप उतना काम आपका था। कोर कमेटी ने पैनल तैयार करके दिल्ली के लिए रवाना कर दिया और सीएससी की बैठक चल रही है। आज तो फैसला होना नहीं है, क्योंकि फैसले में देरी इसलिए करेंगे कि कोई दागी खड़ा नहीं हो जाए ज्यादा, क्योंकि बगावत तो कांग्रेस में ज्यादा होनी है। हाँ। बीजेपी तो देखिए जरूरत होने के बाद उन्होंने संभालने की स्थिति शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी के पास तो देने के लिए एक्चुअली बहुत कुछ है। मैं ये समझना चाहता हूं कि पार्टी ने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। देखिए मैं मनीष भाई आपके पास आ रहा हूं। डोटासरा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक झूठ ये बोला कि किसी तरफ से बातचीत का न्योता नहीं आया, हनुमान बेनीवाल की तरफ से आया था इनडायरेक्ट। और तीसरी बात यह है कि 7 सीटें, सातों कांग्रेस जीत भी ले तो अंतर नहीं पड़ता, सातों हार भी जाए तो अंतर नहीं पड़ता, सत्ता किसी की जाने वाली है नहीं। ऐसे में दोस्ती बनाए रखना कांग्रेस के लिए हो सकता है मुफीद होता। मनीष जी, मनीष जी सुन पा रहे हैं? नहीं, मनीष जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अर्जुन मेहर भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि जिस जगह पर आपका प्रभुत्व है राजस्थान में, वहां के इश्यूज डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी ट्रांसफर वाला इशू हॉट चल रहा है, मुझे नहीं पता उसकी जानकारी कांग्रेस या बीजेपी को होगी या नहीं होगी। मेरा यह कहना है कि क्या इसी तरह के इश्यूज पर आप जाएंगे? दूसरा ये कि क्या बाघ वाला इशू इस तरह से हवा बनाने की जरूरत थी कि हो सकता है बीजेपी का लाया हुआ हो? देखिए, ये तो मन्नालाल रावत जी का क्या दिमाग सटक गया है, सांसद साहब का। उनको उनका अलाइनमेंट खराब है दिमाग का, उनको किसी अस्पताल की सख्त जरूरत है। उन्होंने तो रिएक्ट किया था ना अर्जुन भाई, उन्होंने तो रिएक्ट किया था। बयान आप ये मतलब ये लॉजिकल बयान है, मतलब ऐसे बयान जहाँ संवेदनशील आपको होना चाहिए और उस पे आप कह रहे हैं कि बाप पार्टी मिला के बाग छोड़ा है, तो मतलब इनके अलाइनमेंट वो उन्होंने इस बात का रिएक्शन दिया कि बीएपी कह रही थी कि बीजेपी हो सकता है लाकर छोड़ी हो आदिवासियों को खत्म करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये गलत बयान है। ये उन्होंने जो खुद ने बयान दिया उसके आधार पर उन्होंने हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान ऑफिशियली नहीं तो पार्टी की तरफ से आया, ना पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान आया। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये करना चाहता हूँ, मन्नालाल रावत जी कुछ भी बोल सकते हैं और उनके शिक्षा मंत्री भी कुछ भी बोल सकते हैं, उन दोनों का अलाइनमेंट खराब है। अच्छा, ट्रांसफर वाला जो सेंटीमेंट चल रहा है, ट्रांसफर वाला इशू जो बात है, बीएपी क्या कर लेगी? बीएपी जीते या हारे में बीएपी कर क्या लेगी? देखिए सेम चीज यहाँ हुई कि दौसा के अंदर एक ही समुदाय के लोगों के ट्रांसफर अचानक किए जाते हैं। हाँ। और अचानक ही रद्द कर दिए जाते हैं। सही है, सेम चीज बिल्कुल। हाँ। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुई। हाँ। और हम उसके विरोध नहीं, लेकिन अर्जुन भाई मैं ये कह रहा हूं ना कि बीएपी जीत भी गई तो इस पे कर क्या लेगी? देखिए, अब ये तो वही बात होगी ना कि आप अभी इसका मतलब तो कोई चुनाव लड़ो ही मत या चुनाव जीतो ही मत। जीतने की इच्छा छोड़ दो यार, अपन सत्ता में भागीदार ही नहीं है। लेकिन आपको पर अगर आप कांग्रेस के साथ चलते और मुख्य विपक्ष के तौर पे आईएनडीआईए नजर आता तो हो सकता है कि मिलकर इशू को पुश कर पाते। बिल्कुल, अरे हम तो लगातार लिख रहे हैं। अब वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अन्य विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है उस मुद्दे पे कितना बोलते हैं। ठीक है, आप बताइए, क्या हम एज ए प्रवक्ता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र जी हो, चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, चाहे मैं खुद हूँ, क्या हमने इस मुद्दे पे नहीं बोला? हम लगातार बोल रहे हैं। क्या हम युवाओं के मुद्दे पे नहीं बोल रहे? हम बोल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि चेतन भाई, चेतन राज पुरोहित जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये सलूम्बर और 84 में जो फिलहाल ट्रांसफर वाला मुद्दा चल रहा है, ये आपकी जानकारी में है? आपको वहां पर ये जवाब देना होगा, आपके किसी भी प्रत्याशी को वहां पर वोटर्स को ये जवाब देना होगा कि इस पर आपका स्टैंड क्या है। दौसा में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे आप? होगा आपके पास? भारतीय जनता पार्टी कभी भी ट्रांसफर पॉलिसी में या ट्रांसफर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती है। आवश्यकता अनुसार ट्रांसफर होते हैं और प्रशासनिक आधार पर होते हैं, न कि जाति, धर्म या वर्ग या पार्टी या कार्यकर्ता कह रहा है कि वापस लो। कभी नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात, आपने जाति के आधार पे दूसरी बात, आपने जाति के आधार पे किए पूरे भाई जवाब तो लेने दे, मुझे भी इस इशू की जानकारी है। बीच में मैं बोलता नहीं हूं, आपने देखा होगा मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अपनी बारी आने पे आप जवाब दीजिए, स्वतंत्र हैं आप। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो चीज दौसा में हो सकती थी वो इस इलाके में नहीं हुई, और नहीं हुई यही सेंटीमेंट बन गया। क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है? क्योंकि उनके प्रत्याशियों को, वोटर्स को जवाब देना है। नहीं, मैंने यही तो बताया, पूरे राजस्थान में तबादले हुए हैं। अरे दौसा में वापस भी तो हुए हैं। क्यों नहीं करेंगे? हम प्रशासनिक आधार पे करते हैं तबादले। दौसा में वापस भी तो हुए हैं।
लेकिन मैं एक बात कहा, कई जगह वापस हुए, वो वापस होने में क्या दिक्कत है? कहीं जहां कोई नहीं गलती हो गई, वापस हुए technical वहां error हो दिक्कत गया, है। कहीं कोई बात हो गई तो वापस हो जाते हैं, दोबारा हो जाएंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग चेतन भाई, प्रशासनिक प्रॉब्लम ये मैटर है कि ये। जहां से वापस नहीं हुए वहां लेकिन मैं सेंटिमेंट एक बन बात- गया कि वहां कर दिया, हमारे यहां नहीं किया। ये डिफरेंस है, आप समझ रहे हैं इस बात को? स्वप्निल जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ ट्रांसफर जब हुए, हाँ सब जगह हुए, केवल आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात कर रहे हैं, आप प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर इन 10 महीनों में राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर हर विभाग में हुए होते हैं अरे और आगे भी होंगे। चेतन भाई, प्रश्न ये नहीं है, सॉरी, प्रश्न देखिए ये मैं आपको चुनाव सिर्फ में जाने का मैं जो एक छोटे समय सा है, पॉइंट है जो समझाने की कोशिश चुनाव में करता हूँ और जाने का दर्शकों जो को भी ये समय बात है, बता देता हूँ कि इसके एक अंदर- ट्रांसफर लिस्ट वापस होने के बाद सलुम्बर और बांसवाड़ा में ये बात उठी, सलुम्बर 84, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो जोन है वहां पर ये बात उठी कि जब वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता। इस इशू का जवाब बीजेपी को तैयार करना होगा अगर वो वोटर्स को जवाब देना चाहते हैं तो। लेकिन इससे पहले मैंने मनीष बताया ना, मनीष देव जोशी जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? स्वप्निल जी, तबादले समय आने पर सब जगह होते हुए हैं, ठीक आगे है, भी होंगे। ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ, दूसरी इशू बात मैं कहता ट्रांसफर हूँ, नहीं चुनाव है। की बात श्याम जी मेहता ने कही थी हाँ कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, हाँ। तो उनको टिकट कैसे दे दिया? हाँ कोई भी राजनीतिक दल हो, हाँ। अपने कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं देगा? हाँ। चाहे किसी ने पहले विरोध में चुनाव अरे लड़ा भैया, है, राजेंद्र लेकिन भांबू लोकसभा चुनाव में भांबू साथ पर ये आई, आरोप लगते रहे लोकसभा कि चुनाव में उन्होंने मदद पार्टी की, प्रत्याशी को संगठन हरवाने के लिए कार्यकर्ता है, जोर लगाया, तो वो टिकट टिकट क्यों नहीं लेके आ देंगे? गए। दूसरी बात, इसमें कौन सा कैडर जीतने है? की बात की श्याम जी प्रसाद ने, राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और हम जीतते भी हैं। चेतन भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं चेतन भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं, राजेंद्र भांबू, उन पर ये आरोप लगते रहे कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को उन्होंने हरवा दिया, वो टिकट लेकर आ गए हैं। भजनलाल जी के द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं, तबादले लेकर हम जनता के ठीक है। बीच में नहीं जाते हैं। ठीक है। हमने जो डिलीवर मनीष देव जोशी जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मनीष जी, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो मेरा सवाल सीधा है। तबादले बिना पर्ची के हो गए थे और जब अरे तक सुनिए तो पर्ची सही आई, मनीष तब भाई, तक लिस्ट आउट हो गई। हाँ मनीष भाई, मेरी बात समस्या सुनिए, यहाँ आई है। मैं ये कह रहा हूँ, मनीष जी, आज मेरे को लगता है पहली अरे बार डोटासरा भी डिबेट तो में पर्ची इनका चलाने की फिर कोशिश कर रहे हैं सिस्टम मनीष पता भाई। नहीं है, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, हाँ। मैं भी नहीं बोलता हूँ, हाँ, नहीं, मेरी चेतन आदत भाई, में भी ठीक है। नहीं है। हाँ। अपनी बारी आने पर आप पूरी बात चेतन भाई, मैं अब करिए। आपको रोक रहा हूँ। आप मनीष देव जोशी जी, झूठ सीधा सवाल है, लेकिन डोटासरा आप बात सच्ची नहीं क्या है, अपनी आप बाउंड्री के बीच में बाहर बोलते जा रहे हैं? मनीष देव जोशी जी, क्या डोटासरा अपनी बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं? ये तो उनका अधिकार ही नहीं था ना, जो बयान आज उन्होंने जारी किया। सीईसी इस चीज का निर्णय करेगी और प्रदेश नेतृत्व का काम है कि पूरे पैनल तैयार करके राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजना, और हाँ। उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने उस काम को बखूबी किया। रही बात टिकटों का निर्धारण, झूठ क्यों कहा? किसी भी दल में टिकटों का निर्धारण, झूठ किस बात का झूठ बोले? अगर प्रदेश उन्होंने अध्यक्ष ये कहा कि कहता है हमें किसी की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है, हनुमान बेनीवाल की तरफ से आया था, उन्होंने कहा था कि हमें ये 2 सीटें दे दो, हम कर लेंगे गठबंधन। नहीं, कोई भी आधिकारिक बात की पुष्टि अरे नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट दिया है भाई हनुमान बेनीवाल ने। इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस संबंध में निर्णय लेना हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे प्रभारी है, राजस्थान के प्रभारी आदमी। अरे हनुमान बेनीवाल ने पब्लिकली स्टेटमेंट जारी किया है मनीष भाई। उस चीज का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, यूं कह रहा हूं मैं, कहीं भी खड़ा होकर किसी भी चीज को बोल जाऊं, हाँ। उसकी मुझे आधिकारिक पुष्टि तो करनी पड़ेगी। अरे हनुमान बेनीवाल उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपकी बात को फिर स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाँ। कि किस बात के लिए कोई पत्र जारी हो, किसी बात के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से कोई बातचीत हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल और आरएलपी से है और उसके बाद फिर मैं श्याम जी के पास जाऊंगा। राजेश बुनकर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, सेपरेट होकर कौन सा इशू लेकर जाने वाले हैं आप इन चुनावों में? किस बात को कौन कर रहा है? ठीक है, आ गए आपकी बात। राजेश बुनकर, किस इशू को लेकर जाने वाले हैं चुनावों में? सर थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्क का मतलब कम्युनिकेशन लाइन थोड़ी सी गैप रही है, इसलिए हाँ। मैं पूरी बात नहीं सुन पा रहा और ना ही मैं जवाब दे पा रहा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं आरएलपी का एजेंडा क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? सर आरएलपी का तो सिर्फ संघर्ष के नाम पर एजेंडा रहा है। आपको पता है, हमने किसानों के लिए राजस्थान में, चाहे कोई छात्रों की बात हो, हमने हमेशा वोट मांगे हैं, या हम चुनाव में भी आए ना, तो हमारी जो टोल मुक्त राजस्थान है, हमारा जो ये बिजली का है, पानी का है, एक व्यवस्था परिवर्तन का है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि क्या खुद से, राजेश बुनकर, राजेश बुनकर 2 सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपका एजेंडा बीजेपी को हराना नहीं है, आपका मकसद बीजेपी को हराना नहीं है, और अगर है तो जहां पर आप खुद को कमजोर पाएंगे वहां पर आप चुनाव लड़ने से मना करेंगे या नहीं?
कमजोर तो हम पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, किसी से कमजोर नहीं है सर। हमारा वन मैन आर्मी हमने चलाई और आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे कार्यकर्ता है सर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात स्वप्निल सर, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने हमेशा एक बात कही है, हमने चुनाव लड़ा, सेकंड पोजीशन पे भी रहे, तो भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखा, थर्ड पोजीशन पे रहे या अच्छे वोट लेकर गए तो भी आपके लिए सिर्फ हार और जीत का ही एक आंकड़ा रहता है कि हारा कौन और जीता कौन। स्वप्निल सर, आप ये बात समझिए, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हार और जीत नहीं देखता। वो एक दो लाइनों की एक बात है कि ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, और संघर्ष एक, जैसे कहते हैं ना, खेल एक जीवन एक खेल और खेलना जरूरी है। तो सर हम तो संघर्ष कर रहे हैं सर। नहीं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ओलंपिक्स में इंडिया पार्टिसिपेट तो करती है ना। आप ये कह रहे हैं कि पोडियम पर खड़े होकर मेडल लेना जरूरी नहीं, खड़े रहते हैं सर। आज ये जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये बाहुबली पार्टी है, ऐसी पार्टियां हैं जिनके सामने सर हम खड़े होकर के, हम सब कम से कम हमारा जो चुनाव है सिंबल, हम वोट मांगने की जो हमारी जो एक्टिविटीज हम उनके सामने करते हैं, कोई कम बात थोड़ी है सर। हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पैदल जाते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं सर। ठीक है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट ना। पहले जिस तरह की स्थितियां बन गई, मुझे मुख्य चुनाव को जितना मजा आने लगा इस उपचुनाव में। श्याम जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहता हूं। देखिए स्वप्निल जी, हनुमान बेनीवाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर चुनाव नहीं जीता तो। इसलिए वो किसी भी कीमत पर समझौता तो चाहते हैं, वो 2 सीटों पे चाहते हैं। जो जिसके भरोसे आपने चुनाव लड़ा था वो तो बीजेपी में चला गया, बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया उसका। अब वापस आपके यहाँ आकर के चुनाव लड़ सकता है वापस जिस तरह की। अब देखिए, मैं चेतन जी को सुन रहा था कि हमने तो सिद्धांतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर तबादले किए, आपने जाति विशेष के लोगों के तबादले किए। और मैं कह सकता हूँ कि करोड़ीलाल मीणा ने मंत्री की हैसियत से आदेश दिए थे एक कनिष्ठ मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को, करोगे नहीं तो भुगत लेना चुनाव में। और 3 घंटे बाद सारे के सारे लोग उसके घर पहुंच गए और कहा सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमको बचा लो, हमको बाड़मेर जैसलमेर से बचा लो, रोक लो। उसके बाद तबादले कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्या आपको थर्ड ग्रेड के तबादले करने का अधिकार है क्या? जब आपको अधिकार ही नहीं है तो कैसे तबादले कर दिए 8 लोगों के? और देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हो हम तो सब जगह तबादले किए, सब जगह प्रश्न इसलिए नहीं उठा, आपने एक जाति विशेष के तबादले किए, 40 किए, एक दूसरी जाति का था, बाकी तो 39 तो एक थे। 39 कैंसिल कैसे कर दिए, क्यों कर दिए, ये भी आपको पता है। तो इसलिए चेतन जी, कहने के लिए बहुत कुछ है, चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे चार्टेड प्लेन भेजना हो, चाहे किसी को कुछ करना हो, आपका कार्यकर्ता लेकिन हाँ, श्याम जी आपके क्लोजिंग कमेंट में एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि आज गठबंधन वाला अनाउंसमेंट कर कांग्रेस की तरफ से भी वो सिग्नल गया है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि गठबंधन मैं तो करूंगा ही नहीं, करेगा दिल्ली। और हनुमान बेनीवाल राज्य का नेता नहीं है, वो देश का नेता हो गया एमपी बनने के बाद, देश का नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय स्तर के नेता से बात करेगा, वो गोविंद सिंह डोटासरा से बात नहीं करेगा। फिर मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, और उन्होंने तो कहा था हिम्मत है तो फिर 2 पे समझौता कर लो, मैं तैयार हूँ, मैं तो गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी चला जाऊंगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की हैसियत ही नहीं ना, मनीष जी को मालूम है कि हैसियत तो केवल राहुल गांधी की है या खड़गे साहब की है, बाकी की हैसियत ही नहीं किसी की। इसलिए समझौता यहाँ होना ही नहीं है। इसलिए हाँ, तो इसी लिहाज से कहें तो राजकुमार रोज भी सेम पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं जिस पोजीशन पर हनुमान बेनीवाल है। मेरे यहाँ गठबंधन नहीं होना, हनुमान बेनीवाल को दिल्ली में करे वो जाकर के, तो दिल्ली में होना समझौता। मुझे लगता है अभी भी मैं कह सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल किसी भी कीमत पर चाहेगा कि उनकी एक फ्यूचर पे समझौता हो जाए और वो अस्तित्व बचा ले, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राजस्थान में 25 नेता बीजेपी और कांग्रेस ले गई है उनके, इसलिए वो घबराए हुए इसलिए कि भाई अब हमारा तो कोई तैयार होता है तो हमको तो कोई ना कोई उठा के ले जाता है, इसलिए वो परिवार में टिकट देंगे। पत्नी को दें या भाई को तो मुझे लगता नहीं पत्नी इस बार चुनाव लड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।